हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। मेरा नाम है शशिकांत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम कवर करेंगे प्रकाश यूनिट का प्रिज्म। यह सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा तथा अपने भाइयों और बहनों में शेयर करिएगा जिन लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम इस साल देना है, और उन बच्चों के पास भी पहुंचाइएगा मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम इस साल देंगे, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। इस चैप्टर में हम पूरा मतलब प्रिज्म का बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो प्रिज्म के विषय में पूरा डिटेल अध्ययन करना है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कैसे बनता है, प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं। फिर से पढ़ना है कि प्रिज्म पर जब प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो उसका अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश किरणों को कैसे मतलब फैला देता है। फिर से पढ़ना है कि प्रिज्म का अपवर्तन क्या होता है, विचलन क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है। सारे चीज़ों को हमें बारी बारी से पढ़ना है, तो जल्दी से कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। और हेडिंग लगाइएगा प्रिज्म। प्रिज्म देखिए, आखिर में प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक प्रकार का मतलब समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार दिखाई देता है। फिगर बना दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। देखिए, इस तरीके से भी प्रिज्म बनता है, फिर इस तरीके से भी प्रिज्म बनता है। बहुत सारे तरीके से प्रिज्म बनता है। देखिए, प्रिज्म क्या होता है कि यह पूरा मतलब पारदर्शी माध्यम का बना होता है, शीशे का बना होता है, और इनके मतलब दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है और इसके बीच में कोण होता है। यानी कि कह सकते हैं प्रिज्म की परिभाषा, प्रिज्म एक प्रकार का समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों या जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ है इसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और इसके बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं अपवर्तक कोण। यानी कि प्रिज्म एक प्रकार का ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बना हुआ होता है, और उनके बीच जो बना हुआ कोण होता है उसे बोलते हैं अपवर्तक कोण। और जो यह देख रहे हैं सरफेस एरिया मतलब ये वाला पृष्ठ उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण। प्रिज्म की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। प्रिज्म एक प्रकार का समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। लिख दे रहे हैं इसकी डिफिनेशन। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इनके बीच बने कोण को बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण कहते हैं। समझिएगा। यानी कि प्रिज्म
एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। उन दोनों समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, और जो यह दोनों पृष्ठ होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इस पूरे मीडियम को प्रिज्म बोला जाता है। प्रिज्म एक प्रकार का समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, और उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, और इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। यह पूरा माध्यम प्रिज्म कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, और नोट नहीं करना चाहते हैं तो सीधे टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करिएगा इंडियन वीआरडी क्लासेस, और वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके बाद पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जाकर। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए, इसको बोलते हैं प्रिज्म। कि प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है और यहाँ से मुड़ जाती है, मतलब ऐसे जाती है और ऐसे निकल जाती है। आपतित किरण, निर्गत किरण। जैसे मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ कि प्रकाश किरण जब ऐसे जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी तो यह क्या प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा? तो बताएंगे नहीं भांति, मतलब प्रिज्म की भांति व्यवहार नहीं करेगा, यह स्लोब की तरह व्यवहार करेगा। देखिए, यहाँ पर जो कोण बनता है लगभग 90 डिग्री बनता है इन दोनों पृष्ठों के बीच में, यानी कि 30 डिग्री से ऊपर ही कोण बनेगा। और यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किरणों को यहाँ से हम भेजेंगे और यही किरण जब यहाँ से आ जाती है, यहाँ से निकल जाती है, तो इन पृष्ठों के बीच में लगभग 90 डिग्री का कोण बनेगा, और तब यह प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है और यहीं से निकल जाएगी। इनके बीच में देखिए 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, और यहाँ पर देखिए ऐसे करके, मतलब ऐसे करके देखिए, इसी को आप ऐसे है तो ऐसे देखिए, मतलब ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री का लगभग कोण बनेगा और प्रिज्म की भांति भी व्यवहार करेगा। यह हमारा घन है, और यहाँ से जब प्रकाश किरण गुजर रही है तो इनके बीच में मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, और यहाँ पर लगभग स्लोप की भांति व्यवहार करेगा। और यहीं पर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, प्रकाश किरण को यहाँ से भेज रहे हैं और ऐसे निकल जाएगी, तब भी यह प्रिज्म की भांति व्यवहार नहीं करेगा। और जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेजेंगे और यही प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, तो यह प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए, चलिए इसको बाद में बताएंगे हम। हेडिंग लगाइएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे का जो भी टॉपिक हम बताएंगे इसी से सब मैच करता रहेगा। इसको यदि आप समझ लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यह कोई प्रिज्म है, हम डायरेक्ट इसी तरह प्रिज्म बनाएंगे। ये वाला प्रिज्म अब नहीं बनाएंगे, ये वाला प्रिज्म हम नहीं बनाएंगे। समझिए, यह हमारा दो अपवर्तक पृष्ठ है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण भेज रहे हैं,
ध्यान से समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। ये डेल्टा है, मान लीजिए इसे ए बी सी, ये हमारा डी ई एफ, और इसे मान लीजिए जी एच, यहाँ पर मान लीजिए आई। देखिए प्रकाश किरणों को यहाँ से भेज रहे हैं, कोई प्रकाश की एक विशेष किरण है, चाहे लाल हो सकता है, बैंगनी हो सकता है, कोई भी रंग हो सकता है। प्रकाश किरणों को जब यहाँ से हम प्रिज्म पर भेजते हैं तो प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। इस बात को हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, या 2-3 लेक्चर में हम बताए हैं कि जब, फिर से एक बार याद दिला देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यह वायु है, एक माध्यम में वायु है और यह कांच है। जब प्रकाश की किरण वायु है यानी कि सघन विरल माध्यम है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, यह हमारा आपतन कोण था, यह अपवर्तन कोण था। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, समझिए यहाँ से, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और यहीं पर देखिए रिवर्स करिए, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जा रही है। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण, मान लीजिए वायु, यह कांच है और यह पूरा माध्यम वायु में रखा गया है, तो यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang, अपवर्तनांक बराबर An, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है यानी कि एक माध्यम प्रिज्म है जो कि विरल सघन माध्यम है, जब प्रकाश की किरण वायु से सघन माध्यम में जाती है यानी कि वायु से प्रिज्म में जा रही है तो क्या होता है कि अविलंब से अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर देखिए अविलंब की ओर झुक गई। यहाँ पर देखिए यह जो प्रिज्म है, प्रिज्म का एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी है, उस पर हम एक लंब खींच दिए है, जी है, जी डी, एक मतलब जी और एफ एक अविलंब है इस अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से इस पृष्ठ पर डाल रहे हैं तो यह क्या होता है कि अविलंब की ओर देखिए झुक गई है। यह प्रकाश किरण सेम सीधे सीधे जाना चाहिए था लेकिन अविलंब की ओर झुक गई है। आप देख लीजिए ध्यान से, प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, सीधे जाना चाहिए था लेकिन अविलंब की ओर जी एफ अविलंब की ओर झुक गई है और सीधे ऐसे जा रही है। यहाँ से प्रकाश किरणों को डाल रहे हैं तो इसे बोलेंगे आपतन कोण और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अब प्रकाश की किरण देखिए कांच से वायु में जा रही है, यह अपवर्तन कोण आर डैश मान लीजिए, इसे निर्गत कोण आई डैश मान लीजिए। देखिए अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो यह भी एक अविलंब है जो कि ए सी पर अविलंब है, एफ एच अविलंब है ए सी पर। तो प्रकाश की किरण जब कांच से जा रही है, कांच से वायु में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जा रही है। देखिए प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन अविलंब से दूर हट गई है और फाइनली आधार की ओर झुक गई है। यानी कि कहा जाता है कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो उसके दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होने के पश्चात प्रकाश की जो भी किरण होती हैं वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती हैं। साफ साफ आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर गिर रही तो उसके अविलंब की ओर झुक जा रही है, और जब प्रकाश की किरण किसी कांच से वायु में जा रही है तो उसके दूसरे पृष्ठ के अविलंब की ओर झुक जा रही है। और फाइनली जो प्रकाश की किरण है
प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। यही इसका मतलब पूरा बेस था। आप लोग इसको समझे होंगे तो इसके आगे का जो टॉपिक है, जो फार्मूला बताऊंगा, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तो इस पृष्ठ पर एक अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई है, जो कि इस नियम से प्रकाश की किरण वायु से किसी कांच में जाती है या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और देखिए, जब सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाती है तो इस अभिलंब से दूर हट जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई है। और देखिए, यहाँ से मतलब कांच से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो इस अभिलंब से दूर हट गई है। उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग समझे होंगे बाबू। यही सारा मतलब मेन टॉपिक है। इसको आप समझ लेंगे तो जो भी फार्मूला आपको बताऊंगा काफ़ी आसान हो जाएगा आपको समझने में। और इसी प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। आप लोग लिखिएगा। लिखेंगे कैसे कि माना एक प्रिज्म ABC है जिसका एक अपवर्तक पृष्ठ AB है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है। जब प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ AB पर प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक खींचा गया अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुक जाती है और पुनः प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। और जब प्रकाश किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर AC पर गिरती है तो पुनः अभिलंब FH से दूर हट जाती है और फाइनली प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। और इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने का एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बाबू इसे याद नहीं कर पाएंगे और कोई भी मतलब याद नहीं करते हैं, केवल समझ के अपने मन से लिखना होता है। इसके लिए एक फार्मूला है जिसको मैं डेराइव कराऊंगा अभी। और फार्मूला हम बता दे रहे हैं क्या है। ये फार्मूले का n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन A/2, यही फार्मूला है बाबू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का। इसी फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। हालांकि आप सीधे सीधे याद रखिएगा, डिराइव ज़्यादा पूछता नहीं है, सवाल पूछते हैं इस पर, लेकिन हम डेरिवेशन भी इसका बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ये 60 डिग्री कोण है, 30 डिग्री कोण है और प्रकाश किरण को आप यहाँ से भेज रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं और प्रकाश किरण ऐसे हो जा रही है, तो क्या कहेंगे कि प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है वह 60 डिग्री है। प्रकाश किरण ऐसे भेजेंगे और ऐसे निकल आएगी तो प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण कहलाएगा 30 डिग्री कहलाएगा। यानी आपतन कोण पर, मतलब प्रिज्म का जो आपतन कोण है, प्रिज्म कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। इससे समझ लीजिएगा। यानी कि भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए प्रिज्म कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे 60 था और हम किसी मतलब दूसरे एंगल पर आपतन कोण को किसी और एंगल पर भेजे हैं, प्रिज्म कोण हमारा 60 डिग्री हो गया है, और फिर से किसी और एंगल पर भेजे हैं प्रकाश किरणों को तो उसका प्रिज्म कोण 30 डिग्री हो गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपतन कोण होता है, प्रिज्म कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। यदि हम प्रिज्म कोण नहीं, विचलन कोण का मान प्रिज्म के आपतन कोण पर निर्भर करता है। यदि आपतन कोण का मान भिन्न भिन्न रहेगा तो हमारा विचलन कोण का मान भी भिन्न भिन्न होगा। जैसे प्रकाश किरणों को हम यहाँ से भेजे हैं, I बना है इसका आपतन कोण, यदि हम प्रकाश किरण को यहीं से भेज दें तो प्रिज्म का जो मतलब आपतन कोण होता है, आपतन कोण का मान कुछ अलग आता है और विचलन कोण का मान भी कुछ अलग आता है। फिर से प्रकाश किरणों को मतलब किसी और एंगल पर हम आपतित करते हैं, भेजते हैं, आपतन कोण का मान बदल देते हैं तो हमारा विचलन कोण का मान भी बदल जाता है। मतलब समझिएगा कि आपतन कोण पर विचलन कोण का मान निर्भर करता है। आपतन कोण को बदलेंगे तो विचलन कोण का मान भी बदल जाएगा। इस फार्मूले को हम डिराइव करा दे रहे हैं, समझिएगा। देखिए,
अल्पतम विचलन की स्थिति में बाबू जो आपतन कोण आई है और निर्गत कोण आई डैश है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। किसमें? आपतन विचलन कोण की स्थिति में आई और आई डैश आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। मतलब प्रकाश का अपवर्तन लिखिएगा और पूरा इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद एक हेडिंग लिखिएगा, प्रकाश का आपतन कोण, आपतन प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन में इतना लिखिएगा और जो भी हम बताएं हैं कि कैसे कैसे हुआ है उसको लिखिएगा। और इस हेडिंग को मिटाकर मतलब सेकेंड हेडिंग लिखिएगा, आपतन कोण तथा विचलन कोण। आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतन विचलन कोण, विचलन कोण। हेडिंग लिखिएगा बाबू, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ तथा अल्पतम विचलन कोण। यही हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पर सारे सवाल लगाए जाएंगे। इस फार्मूले को याद रखिएगा और कैसे डिराइव होगा अभी हम डिराइव कराने जा रहे हैं। यह हमारा एक्स एच है, एक्स एच या वाई एच। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। 10, 30, 60, 90, 120। फिगर गलत हो जा रहा है बाबू। यह हमारा आपतन कोण है। आपतन ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। और यह हमारा विचलन कोण है, विचलन कोण, विचलन कोण। विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, कोण। देखिए प्रकाश किरण को जैसे देखिए आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ से आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं। आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? विचलन कोण देखिए, इतना नहीं,
समझिएगा ध्यान से। देखिए आपतन कोण का मान हम बढ़ा रहे हैं। अभी हम बताए थे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई और निर्गम कोण आई डैश दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या बोले हैं? आपतन कोण और निर्गम कोण अल्पतम विचलन की स्थिति में दोनों आपस में बराबर होते हैं और डेल्टा डेल्टा एम कहलाने लगता है। देखिए जब प्रकाश की किरण का जो आपतन कोण होता है उसको हम बढ़ाते हैं, 10 है 20 कर दिए, 30 कर दिए, ऐसे बढ़ाते जाएं तो देखिए जो विचलन कोण है, विचलन कोण का मान घटते जा रहा है। 10 20 था तो यहाँ पर है विचलन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो ये हमारा मतलब आपतन कोण का मान कम कर दिए, विचलन कोण का मान ये भी कम हो गया। फिर से थोड़ा सा और बढ़ाएं एंगल, आपतन कोण का मान और बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान देखिए कम हो गया। फिर से 30 जब हो जा रहा है आपतन कोण का मान तो विचलन कोण का मान कम हो जा रहा है। और फाइनली देखिए जब 40 पर है, आपतन कोण 40 डिग्री है तो अल्पतम विचलन मतलब विचलन कोण का मान सबसे कम है। और पुनः जब प्रकाश के आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं फिर 50 कर दे रहे हैं तो फिर हमारा क्या हो रहा है कि विचलन कोण का मान बढ़ने लग रहा है। फिर 60 मतलब 50 के बीच में थोड़ा सा है तो विचलन कोण का मान इतना बढ़ गया है। फिर जब 60 किए हैं तो विचलन कोण का मान 60 डिग्री हो गया है। जब 60 और 70 के बीच में विचलन कोण का मान है तो तभी देखिए 60 और 90 के बीच में मतलब विचलन कोण हो जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान चेंज हम करेंगे विचलन कोण का मान चेंज होता जाएगा। अर्थात विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घटते जाता है। यानी कि आपतन कोण का मान जब तक हम घटाते जाएंगे तो विचलन कोण का मान घटते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि किसी आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम होगा। देखिए 40 वो आपतन कोण है जिसके लिए विचलन कोण का मान सबसे कम है और उसके बाद आपतन कोण का मान जैसे ही हम बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगेगा। देखिए बढ़ रहा है। अभी तक यहाँ से आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं, विचलन कोण का मान घटते आ रहा है। लेकिन जैसे ही 40 आ रहा है तो उस समय विचलन कोण का मान सबसे कम होता है और उसी को अल्पतम विचलन बोलते हैं, जिसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। पुनः देखिए जब आपतन कोण का मान पुनः हम बढ़ाते जाएं मतलब 40 से 50 हो गया तो पुनः विचलन कोण का मान बढ़ते गया है। फिर से आपतन कोण का मान 60 बढ़ाएं तो फिर से विचलन कोण का मान बढ़ते गया है। हम कह सकते हैं कि किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है जिसे अल्पतम विचलन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा एक लाइन। किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। सबसे कम न्यूनतम लिख सकते हैं, न्यूनतम होता है। और वही जो सबसे न्यूनतम होता है विचलन कोण का मान उसी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण था अल्पतम विचलन कोण उसको बोलते हैं। उसे अल्पतम लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम से, और इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं विचलन कोण का मान घटते आ रहा है।
और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और पुनः आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं तो पुनः विचलन कोण का मान बढ़ते जाता है, यानी कि विचलन कोण का मान आपतन कोण I पर निर्भर करता है। और देखिए केवल, और हम कह सकते हैं कि केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और देखिए प्रकाश किरण को जब यहाँ से हम प्रकाश किरण को यहाँ से आपतित करते हैं, भेजते हैं, तो यह हमारा फाइनली निर्गत हो जा रहा है यहाँ से I डैश कोण बनाकर। और जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेज रहे हैं तो यह हमारा आपतन कोण हो जाएगा, और आपतन कोण ये होगा और अपवर्तन कोण R डैश हो जाएगा। और पुनः जब प्रकाश की किरण कांच से विरल माध्यम में आएगी तो अविलंब से दूर हो जा रही है और I डैश बना रही है। उस समय भी हमारा विचलन कोण डेल्टा m के बराबर हो जाता है, लिख लीजिएगा। उस समय विचलन कोण डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डेल्टा m हो जाता है। जब अल्पतम विचलन होता है तो उस समय जो विचलन कोण है डेल्टा m में प्रदर्शित हो जाता है, डेल्टा m कहलाता है। I आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान डेल्टा है, I डैश आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान डेल्टा है, यानी कि इन दोनों आपतन कोणों के लिए विचलन कोण का मान डेल्टा है। और हम अभी बताए हैं कि केवल और केवल एक आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। तो बताइए कि I और I डैश जब दो आपतन कोण होंगे तो कैसे विचलन कोण का मान डेल्टा होगा, यानी कि चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि I और I डैश जब आपस में बराबर होंगे तभी तो विचलन कोण का मान डेल्टा हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से I बराबर I डैश। जब I बराबर I डैश होगा तभी विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखे हैं कि किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा। और हम यहाँ से प्रकाश किरण को भेजे हैं तभी विचलन कोण का मान डेल्टा, और यहाँ से जब प्रकाश किरण को भेजे हैं तभी विचलन कोण का मान डेल्टा। तो आखिर में कैसे होगा? नहीं होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों एंगल जो आपतन कोण है, यानी कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होंगे तभी विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा, जिसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। इसके बाद हम इस फार्मूले को प्रूव कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यही बताना था कि I और I बराबर होंगे जब विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा। इसीलिए हम इस फार्मूले को ग्राफ को बनाए हैं। इस ग्राफ से पूछा जाता है प्रश्न, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और नहीं नोट करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च करिएगा इंडियन VRD क्लासेस, वहाँ पर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा बाबू, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हर साल प्रश्न देखने को मिलता है और सवाल भी अच्छे खासे इससे बनते हैं। एक बार इसी ग्राफ को दिखाकर एक प्रश्न पूछा था, जिसको अभी हम बता रहे हैं, रुकिए। याद रखिएगा अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक नंबर यह आपतन कोण है और यह विचलन कोण है। दूसरा था यह आपतन कोण है, यह विचलन कोण है। तीसरा वाला था आपतन कोण विचलन कोण, और चौथा था आपतन कोण विचलन कोण। पूछा था कि इसमें आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य कौन सा ग्राफ सही है। तो आप लोग यदि हम जो ग्राफ बनाए हैं उसको याद रखिएगा, उसे मैच करिएगा। तो देखिए कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है। ये वाला तो कभी नहीं मैच करेगा, ये भी वाला मैच नहीं करेगा,
और ये वाला नहीं करेगा। इसका विपरीत जो था, अभी अभी हम ग्राफ बनाए थे, देखें आप लोग, यही वाला ग्राफ, यह सवाल पूछा था 2013 जेई में पूछा था बाबू। जेई 2013 में यह प्रश्न पूछा था, केवल ग्राफ बनाकर पूछ दिया था कि इसमें से कौन सा आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ सही है। जेई 2013 में पूछा था, तो ये वाला अभी हम बताएं, ये वाला ग्राफ सही है। और हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर को पूरा जब कवर करा देंगे तो इसका न्यूमेरिकल हम बाद में 1 लेक्चर लेंगे, 1 से 2 लेक्चर, काफ़ी अच्छे आपको न्यूमेरिकल हम बताएंगे उसमें। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के पहले हम बता दे रहे हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लिखिएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में देखिए, अल्पतम विचलन की स्थिति में फर्स्ट होता है हमारा आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी भी बताएं, आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर आपतित होती है वह प्रिज्म के समांतर हो जाती है, प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। लिखिएगा, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, आधार के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए, 2 हो गया। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण I और निर्गत कोण I डैश आपस में बराबर होते हैं और प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरण होती है वह प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए, दोनों पृष्ठों के अपवर्तक कोण जो यह होता है आपस में बराबर होते हैं, ये वाला। इस कोण को हम कैसे निकालेंगे बाबू, देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, यह फाइनली मतलब ये वाला कोण I है और यह I डैश है, इसके बीच में यह जो है अपवर्तन कोण है, यानी कि जो ये वाला कोण है टोटल कोण I डैश होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ये पूरा टोटल I होगा और इधर का पूरा I डैश होगा। देखिए, यह I है तो यह पूरा I हो गया पूरा, और इसमें से आधा जो R है, इस पूरे I में से इस R को घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा मिल जाएगा। तो इसकी क्या मिलेगा, I माइनस R। यह पूरा हमारा I डैश है और यह अपवर्तन कोण R डैश है। पूरे I डैश में से अपवर्तन कोण R डैश को घटा देंगे तो यह वाला कोण हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा, I डैश माइनस R डैश शीर्षाभिमुख कोण से। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। लिख लीजिएगा उसे, अल्पतम विचलन की स्थिति में I माइनस R डैश R बराबर I डैश माइनस R डैश। तीसरा था अल्पतम विचलन की स्थिति में I माइनस R बराबर I डैश माइनस R डैश। इसको नोट कर लीजिएगा और पुनः लिखिए, हेडिंग लगाइए, अपवर्तनांक के लिए सूत्र।
प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। नहीं होगा तो अभी हम इस फिगर को पुनः बना दे रहे हैं अच्छे से। प्रिज्म के पदार्थ प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, यही वाला सूत्र है बाबू, यही वाला। चलिए हम फिगर को अच्छे से पूरा बना देते हैं पुनः। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यह प्रिज्म है, प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है। A B C D E F G डेल्टा आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, R डैश I डैश, और ये वाला कोण I माइनस R होगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा बाबू, लेकिन यह I माइनस R है। और ये वाला हमारा जो कोण होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं I डैश माइनस R डैश होगा शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि देखिए यह I है तो यह टोटल एंगल I हो जाएगा ये वाला, और टोटल मतलब यहाँ से इसका ऐसे जो है देखिए यहाँ से जो देखिए ये I है, ये हमारा R है, यह टोटल I होगा, और इस I में से R घटाएंगे, ये वाला एंगल हो जाएगा। देखिए इस टोटल I में से ये वाला एंगल घटा देंगे, ये वाला एंगल मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से वहाँ भी है, जैसे ये वाला जो I है शीर्षाभिमुख कोण से, यह पूरा भी I हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। फार्मूले को हम प्रूव करा दे रहे हैं। देखिए इसका मान निकालना रहेगा, लिखिएगा त्रिभुज, मान लीजिए इसको भी मान लीजिए कोण एफ जी मान लीजिए त्रिभुज JDE में, त्रिभुज JDE में देखिए ये जो डेल्टा है बहिष कोण है। बहिष कोण का मान कैसे निकालेंगे? बहिष कोण का मान निकालने के लिए इस वाले I माइनस R और I डैश माइनस R डैश को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा त्रिभुज JDE में डेल्टा बराबर, देखिएगा
आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। आप लोग सोच रहे हैं कैसे हम दोनों कोणों को जोड़कर डेल्टा एम के बराबर कर दिए, तो समझिएगा। ये हमारा आई माइनस आर है, ये हमारा आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, ये हमारा बहिष कोण डेल्टा है। इसको निकालने के लिए इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट इस कोण का मान निकल जाता है। आप लोग गणित में पढ़े होंगे या फिर समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसका मान 70 मान लीजिए, 70, और इसको 30 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री मान लिए, तो हम पूछ दें ये वाला थीटा है, इसका कितना मान होगा। तो डायरेक्ट आप जोड़ेंगे 70 और 30, टोटल 100। ये वाला 100 हो गया, ये वाला हो जाएगा 80 डिग्री। देखिए, और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए 70, 30, 100 और 80 मिलकर 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पर एक रेखा बन रहा है और एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है, एक रेखा पर 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए जब दोनों इसको मिला देंगे, एक रेखा पर 180 डिग्री का मतलब 180 डिग्री बनता है, 80 और 100 मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मान निकालने के लिए डायरेक्ट इन दोनों कोणों को योग कर देते हैं, निकल जाता है। सेम इसी प्रकार डेल्टा का मान निकालने के लिए हम दोनों कोणों को जोड़ देंगे, इस कोण का मान निकल जाएगा। सेम वही किए हैं। आई वाले को आई के पास कर लीजिए, डेल्टा बराबर आई माइनस आई प्लस आई डैश। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, आर प्लस आर डैश। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। देखिएगा त्रिभुज ए डी, इसको मान लीजिए जे माने थे के ए में, चतुर्भुज ए डी के ए में, ए डी के ई में। देखिए यह जो है अविलंब, मतलब यह जो डिग्री है 90 डिग्री बनेगा, ऐसे है चतुर्भुज ए डी के ई, यह हमारा 90 डिग्री बनेगा, यह भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। और के देखिए समझिएगा, ए प्लस डी प्लस के प्लस ई, ये तीनों मिलाकर 360 डिग्री होंगे। आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ए का मान मालूम नहीं है, लिखेंगे ए। डी का मान 90 डिग्री प्लस के का मान, देखिए इस के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए अभी बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए उसको हम बाद में बताएंगे, पहले एक लाइन लिख लीजिए। के का भी मान मालूम नहीं है, प्लस ई का मान 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। देखिए 90 90 180, 180 को आप इधर पक्षांतर करेंगे, ए प्लस के माइनस मतलब प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसको इधर करिए, ए प्लस के बराबर 180 डिग्री, 360 डिग्री, 360 माइनस 180, ए प्लस के बराबर 160 डिग्री। 360 में से 180 घटाएंगे, ए प्लस के का मान हो जाएगा 180 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ रहे होंगे। फिर इसको हम बता दे रहे हैं।
समझिएगा। अब इसके का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए यही हमारा त्रिभुज है, इसका मान r है और इसका मान r डैश है। इसका मान पूछ रहा है, इसके का मान पूछा गया है डी ई के। तो देखिए त्रिभुज के, आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री है। तो देखिए इन दो कोणों को जोड़ दीजिए और 180 में से घटाएंगे तो इस कोण का मान निकल जाएगा जो थीटा है। कैसे निकलेगा, के बराबर 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी कि r प्लस r डैश। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे के का मान कैसे निकलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे, इस थीटे का मान मतलब इस थीटा का मान निकल जाएगा। सेम यहाँ भी वैसे करेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए ए प्लस के का मान रख दीजिए, के का मान 180 माइनस r प्लस r डैश। या फिर कहीं लिख लीजिएगा के बराबर 180 माइनस r प्लस r डैश और उसके बाद 180 के बराबर कर दीजिए 180। देखिए ए प्लस 180 माइनस r डैश बराबर 180 के। 180 को इधर पक्षांतर करिए, सबको उधर कर दीजिए। देखिए 180 कट जाएगा, या फिर 180 को इधर माइनस करेंगे मतलब इधर भेज देंगे तो 180 माइनस 180 माइनस टोटल 0 हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस में हो जाएगा r, माइनस r डैश जाएगा प्लस हो जाएगा r डैश। समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, नोट कर लीजिए इतना। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। हालांकि इतना बारीकी तरीके से समझा रहा हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए। डेल्टा का मान कैसे निकालेंगे, दोनों कोणों को जोड़कर उनके बराबर कर दिए हैं, आई वाले को आई के पास कर दिए हैं, आर वाले को आर के पास कर दिए हैं। समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। समीकरण 1, चतुर्भुज ए डी के ई में देखिए आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 डिग्री है, हमने 360 डिग्री के बराबर कर दिया है। देखिए और ये वाला जो डी है और ये दोनों 90 डिग्री है, डी का मान 90 डिग्री और ई का मान 90 डिग्री रखे हैं। और देखिए और ए और के को सेम वैसे रख दिए हैं। 180 इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो घटाकर ए प्लस के का मान 180 डिग्री आ गया है। वहाँ पर देखिए के का मान कैसे निकालने हैं, दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो इसके का मान निकल जाएगा। सेम किए हैं वहाँ पर, देखिए 180 माइनस r प्लस r डैश घटा दिए हैं, के का मान रख दिए हैं और उसके बाद ए का मान आ गया r प्लस r डैश। समीकरण नंबर 2 बना दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग नहीं लिखिए, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इतना आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि हम आगे बढ़ा रहे हैं। r प्लस r डैश के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 2 का मान उठाकर 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर देखिए डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस r प्लस r डैश की जगह ए, और देखिए क्या होगा
या तीसरा समीकरण मान लीजिए, तीसरा समीकरण। और अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर लिखिएगा, अल्पतम, जब अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, हमारा जो आई होता है आई डैश के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और आर डैश के बराबर हो जाएगा, और हमारा जो विचलन होता है वह अल्पतम विचलन डेल्टा एम से प्रदर्शित होने लगता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में आई डैश के बराबर हो जाएगा, आर डैश के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा एम के इक्वल टू हो जाएगा। समझिएगा। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं इधर। देखिए आई और आई डैश एक समान मतलब बराबर हैं, तो आई डैश के जगह पर आई रख सकते हैं। डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए है, तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश के जगह आई माइनस ए। देखिए आई और आई डैश बराबर हैं जब अल्पतम विचलन की स्थिति है। तो डेल्टा बराबर, डेल्टा भी डेल्टा एम में हो जाएगा कन्वर्ट ना, डेल्टा एम, यहाँ पर भी डेल्टा एम 2i माइनस ए। यहाँ से आई का मान निकालिए, डेल्टा एम माइनस ए बराबर 2i, आई का मान डेल्टा एम माइनस ए है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस ए बटा 2, ये वाला 2 इसके नीचे चला आएगा। ये हमारा हो गया आपतन कोण। देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में आर डैश के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बराबर आर प्लस आर डैश भी आर डैश के बराबर है। देखिए आर डैश आर के बराबर है, तो ए बराबर 2r, तो r बराबर a/2। दो को आई ए के नीचे भेज देंगे तो r बराबर a/2 हो जाएगा, या फिर इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं देता होगा तो। अल्पतम विचलन की स्थिति में a बराबर r प्लस आर डैश, अल्पतम विचलन की स्थिति में आर डैश आर के बराबर होता है, यानी ए बराबर आर प्लस आर, ए बराबर 2r, आर का मान निकालेंगे a/2, a/2। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इतना समझे होंगे। नोट कर लीजिएगा, या फिर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चाहे डायरेक्ट सर्च करिएगा इंडियन बीआरडी क्लासेस, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पीडीएफ को नहीं दे रहे हैं। अभी इसी से काम चलाइएगा आप लोग। आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ये आर का मान आ गया, आई का मान आ गया, यहाँ से समझिए स्नेल के नियम से। अब देखिए स्नेल के
नियम से अल्पतम विचलन की स्थिति में आई डैश आई के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं स्नेल का नियम क्या था, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक, या फिर साइन आई डैश बराबर साइन आर डैश, यही नियम था। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि स्नेल का नियम क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो कि यही है स्नेल का नियम। देखिए आपतन कोण आई का मान रखिए यहाँ से उठाकर, एन बराबर साइन आई का मान डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बट्टा 2, और दूसरा साइन आर, साइन आर का मान यहाँ से रखिए a/2। यही हमारा फार्मूला प्रूव करना था, जो कि आपके सामने है। हम लिखवाए थे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर जो फार्मूला है साइन a प्लस डेल्टा m/2 और साइन a/2, यही हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र है। नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे, और इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा कि जो हम प्रकाश को डालते हैं उसके मतलब प्रकाश किरणों को वहाँ पर भेजा जाता है, तो अविचलन कोण ए पर निर्भर करता है, मतलब प्रिज्म का जो कोण होता है ए पर निर्भर करता है और डेल्टा एम पर भी निर्भर करता है। आप लोग यहाँ से समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। नोट कर लीजिए इसको और नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। इसी फार्मूले पर सारे सवाल लगाए जाएंगे। ये भी एक फार्मूला है और यहाँ से भी ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। सारे फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म कोण 2r के बराबर होगा, यानी कि 2 अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है। अब ये बताएं कि साइन डेल्टा एम प्लस a/2 साइन a/2 पतला प्रिज्म होता है, यानी कि पतला प्रिज्म यानी कि उस पर जो प्रकाश किरणें डाली जाती है आपतन कोण का मान 5 डिग्री से लगभग, पतला प्रिज्म उसे कहते हैं जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री से कम हो, उसी को हम पतला प्रिज्म कहेंगे। और उस समय जो कोण बनेगा साइन कोण, ये जैसे मान लीजिए थीटा है, उसमें जो कोण बनेगा वो थीटा के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एम प्लस a/2, डेल्टा एम प्लस a/2। और ये भी ए जो साइन a/2 है और डायरेक्ट a/2 के थीटा के कोण के बराबर हो जाएगा। इसी फार्मूले को आप उठाकर रख दीजिए, यानी कि n बराबर डेल्टा एम प्लस a/2 बट्टा a/2 क्या होगा, n बराबर डेल्टा एम प्लस a बट्टा 2 गुणे 2 बट्टा a। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए n बराबर डेल्टा एम प्लस a बट्टा a,
ए को आप इधर करिए, एन ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए को आप इधर करिए, एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम। ए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे, एन माइनस वन डेल्टा एम, एन माइनस वन इक्वल टू डेल्टा एम। यही हमारा विचलन कोण का सूत्र है। क्या है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र है ये, डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। क्या है हमारा प्रिज्म कोण है, एन क्या है प्रिज्म का अपवर्तनांक है, डेल्टा एम विचलन कोण है। यहाँ से यह भी स्पष्ट होता है कि जो आपतित किरण होती है, आपतन कोण होता है, वह केवल और केवल प्रिज्म के मतलब विचलन कोण, किसी पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण का मान केवल प्रिज्म के अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। और हम पिछले में क्या बताए हैं कि जो हमारा विचलन कोण का मान था आपतन कोण पर भी निर्भर करता था। आपतन कोण का मान यदि हम भिन्न भिन्न करते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है या घटता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता था, जैसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। लेकिन पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, पतला प्रिज्म उसे कहते हैं जिसका प्रिज्म कोण ए मतलब प्रिज्म कोण 5 डिग्री से कम हो। और देखिए उसके लिए विचलन कोण का फार्मूला है डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। क्या है, प्रिज्म कोण है, एन अपवर्तनांक है, और डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है। और अल्पतम विचलन कोण है, यहाँ से यह भी स्पष्ट होता है कि जो हमारा पतला प्रिज्म होता है उस पर आपतन कोण मतलब आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है विचलन कोण, केवल और केवल प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इतना बात को समझे होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको समझे होंगे। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ताकि उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके और कुछ एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। और चलिए हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा, ताकि आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पूरा पढ़ा देने के बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे, 1 से 2 वीडियो लेंगे, 1 से 2 लेक्चर लेंगे, जिसमें इस टॉपिक के जितने भी सवाल होते हैं उसको सारे बता देंगे। देखिए मतलब आसान सवाल भी लेकर आएंगे और कुछ कठिन भी, और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं 2, 4, 10 साल के मॉडल पेपर के, उस क्वेश्चन को भी हम करा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।